नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA स्टडी चैनल में। तो हम लोग दिनकर जी से हम लोगों ने जो माखनलाल चतुर्वेदी जी पहले कवि हैं, ठीक है, उनके बारे में देखा, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख लीजिए। और दूसरा है अब दूसरे कवि जो थे दिनकर, उनके भी संक्षिप्त परिचय को हम लोगों ने देख लिया है। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो पहला प्रश्न है, दिनकर की कविता का मूल स्वर राष्ट्रीय चेतना है, स्पष्ट करें। ठीक है, तो यही प्रश्न यदि ऐसे आए, ठीक है, तो भी आप कर सकते हैं कि दिनकर राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, स्पष्ट करें। तो इसमें ही आप कुछ थोड़ा इधर उधर लिख के आप लोग इसका उत्तर लिख दीजिएगा। तो आइए ये देखते हैं। हिंदी साहित्य में दिनकर की पहचान राष्ट्र कवि के रूप में है। उनका साहित्य जागरण व संघर्ष के आह्वान का जीता जागता दस्तावेज है। दिनकर के यहाँ राष्ट्रीय चेतना कई स्तरों पर व्यक्त हुई है। हुंकार, रेणुका, इतिहास के आंसू जैसी कविताओं में दिनकर जी ने विद्रोह और विप्लव के स्वर को उभारा है। संघर्ष के आह्वान के साथ दिनकर जी ने प्राचीन भारतीय आदर्शों एवं मूल्यों की स्थापना के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण व राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिनकर जी की राष्ट्रीय चेतना संकीर्ण नहीं है, यह केवल ब्रिटिश राज्य का विरोध करने वाली है, अपितु स्वतंत्रता के बाद भी जनता के सामाजिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाली है। कवि ने दिल्ली, नीम के पत्ते, परशुराम की प्रतिज्ञा आवाज़ उठाने वाली है। कवि ने दिल्ली तो परशुराम की प्रतिज्ञा में स्वतंत्रता उपरांत जनजीवन में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं का चित्रण किया है। ठीक है, तो इन सभी कविताओं में उन्होंने आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं का चित्रण किया है। तो वे कहते हैं कि सकल देश में हाला हाल है, दिल्ली में हाला है, हाला मतलब शराब, दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियारा है। ठीक है, तो ये उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक विषमताओं पर चोट करते हुए लिखा है। इस प्रकार कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति यहाँ पे गलत है, इसमें पूरा सा होगा कि दिनकर जी के यहाँ राष्ट्रीय चेतना उसी स्तर पर व्यक्त हुई है जो उन्हें भारतेंदु गुप्त जी की परंपरा में स्थान दिलवाती है। ठीक है, आप लोगों ने माधली शरण गुप्त जी की कविताओं को पढ़ा ही है अभी आधुनिक काव्य प्रथम में। ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा कि वे कैसे उन्होंने भी राष्ट्रीय चेतना के स्वर को उजागर किया था। दिनकर की कविता का मूल स्वर राष्ट्रीय चेतना है, क्योंकि दिनकर का अधिकांश साहित्य राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है। चीन से युद्ध के दिनों में दिनकर की परशुराम की प्रतिज्ञा कविता अत्यंत प्रसिद्ध हुई। इस कविता में देश के सैनिकों को एक बार आप लोग ये चेक कर लीजिएगा कि परशुराम की प्रतीक्षा है या परशुराम की प्रतिज्ञा है। मेरे हिसाब से परशुराम की प्रतिज्ञा ही है रचना। इस कविता में देश के सैनिकों को अहिंसा त्याग कर पौरुष बनने का आह्वान किया गया। कवि ने इस प्रकार अपने काव्य हिमालय में हिमालय का मानवीकरण किया है। वास्तव में कवि हिमालय के माध्यम से भारतीयों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ओ मौन तपस्वी लीन यति, पल भर को तो कर दृगुन्मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पद पर स्वदेश। कवि देश के लोगों को जागृत करते हुए कहता है कि लक्ष्य पास आ जाने पर थक कर बैठ जाना उचित नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पूर्ण प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घनबन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी मोटिवेट करने वाली पंक्तियाँ हैं उन्होंने लिखी हैं। वस्तुतः कविवर दिनकर संवेदनशील कवि हैं। उनका अधिकांश साहित्य राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है। उन्होंने सामाजिक उत्थान पतन और आंदोलन से प्रभावित होकर काव्य सृजन किया है। देश पर जब जब संकट के बादल घिरते हैं, मानव जीवन संघर्ष में जूझने लगता है, तब तब दिनकर की कविता जनमानस में ऊर्जा का संचार करती है। उनकी कविता देश की संस्कृति, सभ्यता, भाषा, परंपरा और
आदि की अनूठी एकता की आधार भूमि प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये हो गया मूल स्वर राष्ट्रीय चेतना का है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब जो और एक दो प्रश्न होंगे वे भी हम लोग जल्दी ही कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो देखते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।